बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीमर की कन्फर्मेशन का मॉडल डिस्कस करेंगे, रैंडम वॉक मॉडल। हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स को, किसी भी पॉलीमर सैंपल को जब किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सॉल्वेंट पॉलीमर के बल्क में पेनिट्रेट कर जाता है और उसके डिफरेंट चेन्स को सेपरेट कर देता है। पॉलीमर के मॉलिक्यूल कॉइल्स की फॉर्म में सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं और इनका एंड टू एंड डिस्टेंस, यानी डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए पॉलीमर चेन, इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आर की वैल्यू हर मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होती है और ये वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, चूँकि पॉलीमर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर अपनी कन्फर्मेशन चेंज करते रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रैंडम वॉक मॉडल, दैट इज आल्सो कॉल्ड रैंडम फ्लाइट मॉडल, और इसको ड्रंकर्ड्स वॉक मॉडल भी कहते हैं। इसमें हम अज्यूम करेंगे कि पॉलीमर में बॉन्ड एंगल फिक्स नहीं होता। इन पॉलीमर चेन बॉन्ड एंगल इज नॉट फिक्स्ड। इट मीन ज़रूरी नहीं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो, ये ज़रूरी नहीं। जब हम पॉलीमर चेन को फ्रीली जॉइंटेड चेन कंसीडर कर लेते हैं तो उसमें फिर बॉन्ड एंगल की रिस्ट्रिक्शन हम हटा देते हैं। इट मीन एक्चुअली रैंडम वॉक मॉडल में या रैंडम फ्लाइट मॉडल में हम पॉलीमर चेन को फ्रीली जॉइंटेड चेन कंसीडर करते हैं, यानी इन दिस मॉडल polymer chain is supposed to be freely jointed chain। और फ्रीली जॉइंटेड चेन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें ना बॉन्ड एंगल की रिस्ट्रिक्शन होती है, ना एंगल ऑफ रोटेशन की रिस्ट्रिक्शन होती है। बॉन्ड एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रोटेशन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहली बात हमने कही कि रैंडम वॉक मॉडल में पॉलीमर चेन को फ्रीली जॉइंटेड चेन सपोज किया जाता है, और दूसरी बात कि फ्रीली जॉइंटेड, चूंकि हम पॉलीमर चेन को फ्रीली जॉइंटेड चेन कंसीडर कर रहे हैं, लिहाजा इसमें अब बॉन्ड एंगल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात के मॉलिक्यूल में, तीसरी बात के मॉलिक्यूल में, पॉलीमर का मॉलिक्यूल जिसको अब हम फ्रीली जॉइंटेड चेन कंसीडर कर रहे हैं, उसमें एंगल ऑफ रोटेशन की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन पॉलीमर चेन कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेट इलांग एनी बॉन्ड, यानी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। और एंगल ऑफ रोटेशन की चूंकि रिस्ट्रिक्शन ऑफ नहीं है, इसका मतलब है पॉलीमर की तमाम कन्फर्मेशन इक्वली स्टेबल है, यानी सिज कन्फर्मेशन, पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, गाउच कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इन सब की स्टेबिलिटी सेम है। पांचवी बात बहुत सरप्राइजिंग कि हमने सपोज किया है कि पॉलीमर चेन हैज़ नो वॉल्यूम, और चूंकि पॉलीमर चेन का हमने वॉल्यूम इग्नोर कर दिया है, इसका मतलब ये है कि पॉलीमर के डिफरेंट सेगमेंट साइमल्टेनियसली सेम स्पेस में हो सकते हैं, यानी 2 or more polymer segments can occupy same space। और 7th पॉइंट, फ्रीली जॉइंटेड चेन के रैंडम वॉक मॉडल में या रैंडम फ्लाइट मॉडल में हम सपोज करेंगे कि पॉलीमर चेन का एक एंड फिक्स है। क्योंकि अगर हम दोनों एंड्स को फ्री कंसीडर कर लें तो दोनों एंड्स के दरमियान डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इसलिए हम ज़रा अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, ये जहां हमने इतनी बातें और सपोज की हैं, हम ये भी सपोज करेंगे कि पॉलीमर चेन का एक एंड फिक्स है
और दूसरा एंड वो फ्रीली मूव कर रहा है। ये जो 7 पॉइंट हमने डिस्कस किए, ये यकीनन बियॉन्ड द रियलिटी हैं, हकीकत से मावरा हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि इनको माने बगैर हम आर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो पॉलीमर चेन इज कंसीडर्ड टू बी इन ए 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये एक और असम्पशन हमने कर ली कि पॉलीमर चेन की फ्रीली, हमने रैंडम वॉक मॉडल में पॉलीमर चेन को फ्रीली जॉइंटेड चेन कंसीडर किया, जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड जो है वो एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या यूं कह लें 3 डायमेंशनल क्यूबिक सिस्टम। The one end of polymer chain is supposed to be fixed at origin. पॉलीमर चेन का एक एंड ओरिजिन पे फिक्स है इसी बॉक्स के अंदर, और दूसरा एंड डिस्टेंस आर पर कहीं भी हो सकता है, और आर की वैल्यू रैपिडली चेंज हो रही है। वैल्यू ऑफ आर undergoes continuous change. So we have supposed that one end of polymer chain is fixed at the origin and other end of chain is at distance r, और ये जो डिस्टेंस r है ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। अब पहली बात हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग चेन एंड एट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये जो इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं इसको फ्लोरी ने डिराइव किया, और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फाइंडिंग फ्री एंड ऑफ पॉलीमर चेन। क्योंकि पॉलीमर चेन के एक एंड को हमने फिक्स किया हुआ है, दूसरा एंड फ्री है, और वो एंड कहाँ पर हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। और हमने सपोज किया हुआ है कि ये जो सेकंड एंड है, जो फ्री एंड ऑफ पॉलीमर चेन है, ये एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, या यूँ समझ लें एक क्यूबिक बॉक्स में है। 3D rectangular box is also called cubic box. So this is mathematical expression for probability. Probability of finding free end of polymer chain, इसको हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। इसमें बीटा की वैल्यू 3/2nl² होल अंडर रूट। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे। ये हमने प्रीवियस भी कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जिसमें हमने n और l की वैल्यूज़ सपोज की थी कि n की वैल्यू अगर 10,000 है और l की वैल्यू 2 नैनोमीटर है, तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें n इज़ नंबर ऑफ लिंक्स इन अ पॉलीमर चेन एंड l इज़ लेंथ ऑफ ईच लिंक, यहाँ से हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। पाई की वैल्यू 3.14, और ये XYZ ये है लेंथ ऑफ बॉक्स, विड्थ ऑफ बॉक्स एंड हाइट ऑफ बॉक्स। x² प्लस y² प्लस z² दैट इज इक्वल टू r²। तो ये x² प्लस y² प्लस z² ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। तो इक्वेशन 1 गिव्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फ्री एंड ऑफ पॉलीमर चेन इन दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ये देखिए, ये पॉलीमर का एक एंड फिक्स है इस चेन का, और दूसरा एंड इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में
इस क्यूबिक बॉक्स में कहीं भी हो सकता है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है, ये यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक वैल्यू ये y है, ये वैल्यू z है और ये x है। अलबत्ता इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम dv दैट इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz, dx dy dz ये इसकी डायमेंशन की लेंथ है। सपोज कर लें कि dx लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, dy इस क्यूबिक बॉक्स की विड्थ को रिप्रेजेंट करती है और dz इस क्यूबिक बॉक्स की हाइट को या थिकनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इससे हम wxyz की वैल्यू इस wxyz इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फ्री एंड इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, इस एक्सप्रेशन को, r की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये फैक्टर डिक्रीज होता जाएगा। ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये जो हमने येलो हाईलाइट कर लिया, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और जिसको हाईलाइट नहीं किया ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो दिस फैक्टर इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये फैक्टर कांस्टेंट है, इसका r से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये r के साथ डिक्रीज हो रहा है। दिस फैक्टर इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर या एक्सपोनेंशियल पार्ट, यानी इसमें ये जो लेफ्ट साइड पर पार्ट है ये प्री एक्सपोनेंशियल पार्ट है जो कि कांस्टेंट है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। और जो दूसरा फैक्टर, दूसरा पार्ट जिसको हमने येलो हाईलाइट किया है, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है, और एक्सपोनेंशियल पार्ट डिक्रीजेस विद r। क्यों कि अगर आप r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो e की पावर नेगेटिव में इंक्रीज होगी, इट मीन ओवरऑल ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है r की वैल्यू जितनी कम होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फ्री एंड ज़्यादा हो, और r की वैल्यू जितना इंक्रीज हो करते जाएंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। r की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि एंड टू एंड डिस्टेंस ज़्यादा है, और एंड टू एंड डिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि चेन एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अगर r की वैल्यू ज़ीरो हो एट द ओरिजिन, r इज ज़ीरो, और r की वैल्यू अगर यहाँ पर ज़ीरो पुट करें तो e की पावर ज़ीरो, और e की पावर ज़ीरो मीन दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन ओरिजिन पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, एट ओरिजिन देयर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। एट ओरिजिन प्रोबेबिलिटी इज ऑफ फाइंडिंग free end of polymer chain
एट ओरिजिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फ्री एंड ऑफ पॉलीमर चेन इज मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, दिस वन. It means probability of finding free end of polymer chain decreases with R. और R इंक्रीज होने से प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि पॉलीमर चेन इन द सॉल्यूशन इज इन coiled फॉर्म, इट इज नॉट इन एक्सटेंडेड फॉर्म. क्योंकि अगर पॉलीमर चेन एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी तो R की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. लेकिन प्रोबेबिलिटी इस बात, मैक्सिमम किस बात की है कि चेन्स के दरमियान, चेन के एंड्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, मिनिमम होगा. इसका मतलब है पॉलीमर चेन कॉइल्ड फॉर्म में होगी. तो इस तरह का ट्रेंड आएगा. ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी इलांग वाई एक्सिस और आर की वैल्यू इलांग एक्स एक्सिस. आर की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ली गई है. तो जो आप आर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी. ये ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट किया. अब हम आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी के करीब आते जाएंगे. वो जो 7-8 कंडीशंस हमने रियलिटी से मावरा पढ़ी थी, बियॉन्ड द रियलिटी डिस्कस की थी, उनको अब आहिस्ता आहिस्ता हम रियलिटी के करीब लाते जाएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग चेन एंड इन स्फेरिकल शेल. अब तक जो चीज़ हमने सपोज की कि पॉलीमर चेन का एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है. इसका मतलब है हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये सेकंड जो फ्री एंड ऑफ पॉलीमर चेन है ये इसी साइड पर ही रहेगा. लेकिन अगर आप पॉलीमर चेन के एक एंड को फिक्स करें तो ये दूसरा एंड ज़रूरी नहीं कि इसी प्लेन में हो, एक्स वाई या वाई जी प्लेन में हो. ये यहाँ पर इस स्फेरिकल शेल में कहीं भी हो सकता है. ये एक्स जी प्लेन में भी आ सकता है, ये एक्स वाई प्लेन में भी आ सकता है. इट मीन अब हम एक स्टेप रियलिटी के करीब चले गए कि अगरचे पॉलीमर का एक एंड फिक्स है लेकिन दूसरा एंड स्फेरिकली मूव करेगा, स्फेरिकल शेल में कहीं होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड इन एनी डायरेक्शन in a spherical shell of radius r is described by radial distribution function. तो पहले हमने सपोज किया हुआ था कि पॉलीमर का फ्री एंड वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स में है. अब हमने ज़रा रियलिटी की तरफ एक स्टेप लिया कि ये जो फ्री एंड ऑफ पॉलीमर चेन है ये स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेरिकल शेल में होगा, 3 डायमेंशनल स्फीयर में मूव करेगा. It may be anywhere in 3-dimensional sphere. In this case, one end of polymer chain is fixed at origin and other end is present in a spherical shell. इस spherical shell का रेडियस है r और ये पॉलीमर r प्लस r एंड r प्लस dr इस रेंज में कहीं भी हो सकता है. It means thickness of shell is dr and volume of shell is dv. dv is equal to 4 pi r square dr. जब रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमने फ्री एंड को कंसीडर किया था तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम हमने दैट वाज, उसको भी हमने dv से रिप्रेजेंट किया था, बट दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ dx. ये देखें, here dv is the product of dx, dy and dz. और अब जब हम पॉलीमर की फ्री एंड को स्फेरिकल शेल में कंसीडर कर सपोज कर रहे हैं तो अब हमने कहा है इसका वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पॉलीमर चेन इन अ स्फेरिकल शेल इज डब्ल्यू आर और WR इज इक्वल टू WXYZ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये WXYZ की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग चेन एंड इन अ शेल बिटवीन R एंड R प्लस DR दैट इज इक्वल टू WR DR.
and WRDR is this one, WXYZ into DV, DV की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और WXYZ की ये वैल्यू, ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की, ये WXYZ की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, देन WRDR is this one. जिस तरह हमने WXYZ में कहा था कि राइट हैंड साइड के दो पार्ट्स हैं, एक प्री एक्सपोनेंशियल फॉर्म है पार्ट है और दूसरा एक्सपोनेंशियल पार्ट है। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड पर दो पार्ट्स हैं, ये जो येलो हाईलाइटेड है ये प्री एक्सपोनेंशियल फॉर्म पार्ट है और इसकी वैल्यू r के साथ इंक्रीज होती है, इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विद r, क्योंकि यहाँ देखें अगर r की वैल्यू इंक्रीज होगी पाई ओवर बीटा ओवर पाई ये कांस्टेंट है, जब r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये जो पिंक फैक्टर है ये इंक्रीज होगा और ये जो ब्लू हाईलाइटेड फैक्टर है ये, चले इसको ग्रे हाईलाइटेड कर लें, इसकी विजिबिलिटी जरा इंप्रूव हो जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और इसकी वैल्यू r के साथ डिक्रीज होती है। इसका मतलब है जब r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये पिंक ये येलो हाईलाइटेड फैक्टर इंक्रीज होगा और ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये डिक्रीज होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी में अब ट्रेंड इस तरह का आएगा, ये प्रोबेबिलिटी इलांग वाई एक्सिस, r की वैल्यू इलांग एक्स एक्सिस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फ्री एंड ये इनिशियली इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी, यानी इनिशियली r की वैल्यू इंक्रीज होने से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज होगी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज होने से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब जब r की वैल्यू यहाँ पहुँचेगी इसके बाद फर्दर r की वैल्यू को इंक्रीज करने से एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगी, यानी इनिशियली ये फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ये जो येलो हाईलाइटेड फैक्टर है, और ये फैक्टर प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। जो जो टाइम गुजरता जाएगा, जो जो r की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ये फैक्टर लेस डोमिनेंट होता जाएगा और ये मोर डोमिनेंट होता जाएगा और मिड में जाके ये फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एक हॉरिजेंटल पोर्शन आ जाएगा। इट मीन एक्सपोनेंशियल पार्ट और प्री एक्सपोनेंशियल पार्ट यहाँ पर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसके बाद फर्दर जब r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो अब एक्सपोनेंशियल फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेंट होने से चूंकि r की वैल्यू इंक्रीज करने से एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो अब ये प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बेल शेप्ड कर्व बनेगा। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो r की वैल्यू आती है 1 ओवर बीटा और बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, ये है। इसलिए r की वैल्यू, अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करें तो r इज दिस वन, 2/3। ये देखें इसमें राइट हैंड साइड पर ये है 2/3 का अंडर रूट, 2/3 का अंडर रूट इसकी ये वैल्यू है, दिस इज 2/3 अंडर रूट। तो हमने पढ़ा है कि r इज इक्वल टू दिस वन, तो इसमें 2/3 अंडर रूट की वैल्यू ये आई है, ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। अब देखें NL स्केयर का अंडर रूट, तो एक स्टेप इसमें बढ़ा लेते हैं।
ये एल स्क्वायर और ये एन, दैट इज नंबर ऑफ लिंक्स। अब देखें एन एल स्क्वायर का अंडर रूट, एल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे ये एल हो गया, और एन का अंडर रूट ये। सपोज कर रहे एन की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू 10,000, यूनिट इसकी नैनोमीटर कंसीडर कर लें, तो एन एल की ये वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू दिस वन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ड्रॉबैक है, इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इससे पता चलता है कि डब्ल्यू आर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड इज स्टिल प्रेजेंट, स्टिल फिनाइट व्हेन आर इज ग्रेटर देन एन एल। ये चीज़ बियॉन्ड द रियलिटी है, क्योंकि अगर आर की वैल्यू एन एल से ज़्यादा हो, एन एल है कंटूर लेंथ, आर की वैल्यू कंटूर लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ड्रॉबैक है। Gaussian distribution says WR dr is still finite at r greater than NL, but it is not correct because displacement length cannot be greater than contour length. यानी r is not greater than L, r is displacement length and L is contour length. अब देखें according to Gaussian distribution, according to random flight model, mean square displacement length is this one. यहां बीटा की वैल्यू ये है, ये वैल्यू पुट करें, ये बीटा की वैल्यू और ये बीटा के स्क्वायर की वैल्यू, देन mean square displacement length is this one. और रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ, इसी का अंडर रूट ले लें, ये आ गया अंडर रूट। ये देखें ये मीन डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, जब इसका अंडर रूट लेंगे एन का अंडर रूट और एल का अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो गया। अब एक सपोज्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करें कि नंबर ऑफ सेगमेंट 10,000 फॉर ए फ्रीली जेटेड चेन, एल की वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉम। तो पहले तो कंटूर लेंथ कैलकुलेट की, ये कंटूर लेंथ की वैल्यू आ गई, देन मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ दैट इज इक्वल टू एन एल स्क्वायर। ये देखें कंटूर लेंथ की वैल्यू एन एल और मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ एन एल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ दैट इज दिस वन। आगे कुछ और फैक्टर भी हैं जो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू को इन्हांस करते हैं, तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ आपने अपने तौर पे कैलकुलेट करनी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फ्री एंड ऑफ पॉलीमर चेन इन रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फ्री एंड ऑफ पॉलीमर चेन इन स्फेरिकल शेल। इसमें आप आर की ये वैल्यू पुट कर लें, ये जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आर इज इक्वल टू दिस वन। और डी आर की ये वैल्यू पुट करें। इसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई जी और डब्ल्यू आर, इसको आपने वर्सेस आर प्लॉट करके ग्राफ बनाने हैं। तो आर की वैल्यू को चेंज करते जाएं 20 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर तक। डब्ल्यू एक्स वाई जी और डब्ल्यू आर की जो वैल्यू कैलकुलेट की उसको इलांग वाई एक्सिस रखें, आर की वैल्यू को इलांग एक्स एक्सिस रखें, और फिर देखें कि इस तरह का प्लॉट का ट्रेंड जैसा कि हमने पढ़ा है वैसा आता है या नहीं। ये हमने अब तक फ्रीली जेटेड चेन कंसीडर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रियलिटी की तरफ जाएंगे और इसी मॉडल को अप्लाई करेंगे एक्चुअल पॉलीमर चेन पर। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।